देखिए, आपने सही सवाल किया है, बहुत चिंता की बात है और इसी को ध्यान में रखकर धर्मांतरण निरोधक विधेयक ये हमारी राजस्थान की सरकार लेकर के आई है कि कोई प्रलोभन से, दबाव से, ब्लैकमेलिंग से या शिक्षा का नाटक करके धर्म परिवर्तन कराता है वो अपराधी होगा, उसको दंडित किया जाएगा। प्रावधान है उसमें कि किस प्रकार से कोई आकर्षण पैदा करके किसी को लव जिहाद टाइप का करके धर्म परिवर्तन कराता है तो उसको दंडित किया जाएगा, उस जेल के शिक्षों में बंद होगा, आर्थिक और दंड भी मिलेगा और जेलें भी होगी, कारावास भी लंबा होगा, उसको दंडित किया जाएगा। धीरे धीरे इसको और सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे। आपको जबलपुर में 2 मामले सामने आए हैं। स्कूल के नाम पर हॉस्टल चल रहे थे और वहाँ पे धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही थी। बिल्कुल एक्शन नहीं है सर, एक्शन है तो सिर्फ कार्रवाई करता है, बाकी कोई एफआईआर आज तक लॉन्च नहीं। दोनों ही मामले अभी विधेयक बना है, वो गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा और हम सब पूरा समाज जागृत भी होगा और हम सब ये पूरी छानबीन करने के बाद कहीं से भी किसी भी प्रकार की शिकायत आएगी पूरी तत्परता से जांच करके कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर 25 तारीख को मोदी जी बांसवाड़ा आए। देखिए, एक बात मैं बताऊं, जब आपको लाभ मिलने लगेगा ना तब पता चलेगा कि इसका कितना फायदा है। वो जब एटॉमिक एनर्जी जब पैदा होगी और उससे आम नागरिक को बिजली मिलेगी, किसान को बिजली मिलेगी, उपभोक्ताओं को बिजली मिलने लगेगी, जब उद्योगों को बिजली मिलने लगेगी और जब उस किसान को भी उसके 4 गुना मार्केट वैल्यू से 4 गुना जब उसको कीमत मिलेगी, उस तो कहाँ तकलीफ है। ये केवल भ्रमित करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। यहाँ आपके यहाँ भ्रम भी बहुत फैलाए जा रहे हैं। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि मानगढ़ की उस पाठ को हटा दिया, ऐसा नहीं किया है। मेरे पास में है, मैं लेकर के आया हूं कि वो 4वीं क्लास के बच्चे की जगह 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। 4वीं क्लास के बच्चा कितना समझ रखता है, कितना पढ़ पाता है, कितना वो गौरव कर सकता है, तो 5वीं क्लास का उससे और अच्छा कर सकेगा, उसमें लिया है। एक काली बाई का हमने 7वीं क्लास में लिया है। तो पाठ्यक्रम तो उसी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है और आज अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हटा दिया, जबकि हटाया नहीं है। मेरे पास में है, वो सब मैं लेकर के आया हूं और ये देखिए, ये पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित है, ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, अभी नवीन पाठ्यक्रम में सम्मिलित। अब लोग पता नहीं क्यों है ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और समाज को, वातावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं। अरे इस देश के महापुरुषों के प्रति गर्व से हम कहते हैं, हम सम्मान करते हैं, और वो लोग जो हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं करते वो हम पर छीटा किसी करते, ये शर्मनाक है। एक सेकंड जोड़ दिया, 7वीं क्लास में जोड़ा हुआ है, पढ़ रहे हैं। ये केवल मैंने कपड़े पहन रखे हैं, उसमें से आपको लगता होगा यहाँ कोई छोटा सा कुछ कट होगा, तो मेरे कट की ओर ध्यान जाएगा। अच्छे कपड़े पहने उसकी ओर ध्यान नहीं जाएगा। 500 लड़के योगा कर रहे हैं और एक लड़के ने योगा यूं की जगह यूं कर दिया तो उसी की तरफ ध्यान जाएगा। होता है, ये मानव स्वभाव है, लेकिन हम सबको समझना पड़ेगा कि 499 सही कर रहे हैं। ठीक है सर, एक सवाल और है। सर, प्रदेश अध्यक्ष बने इतना टाइम हो गया, आपकी नई टीम कब आएगी? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, नई टीम का मीडिया को ज्यादा इंतजार है। हमारी टीम देखो सब काम कर रही है। अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 25 तारीख को आपके यहाँ पर, और देख लेना सारी व्यवस्थाएं हो रही है, हमारे कार्यकर्ता सब काम कर रहे हैं। हमारा स्थानीय इकाई का चुनाव हो गया, मंडल का चुनाव हो गया, समितियां बन गई, जिले का चुनाव हो गया, समितियां बन गई, प्रदेश का चुनाव हो गया, समितियां बन करके दे दी गई। अब राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करके जब भी घोषित करेगा, हमने दे दिया, हमारी तरफ से काम पूरा हो गया। एक मिनट, इनको मौका नहीं मिला। कार्यकर्ता अपनी पार्टी के खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं। एक बात है, ये हमारा आंतरिक लोकतंत्र है। आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए कि डिक्टेटरशिप होनी चाहिए? आंतरिक लोकतंत्र है ना, तो वो कोई भी करेगा हमसे सवाल करेगा, बाहर नहीं करेगा, हम जवाब देंगे उसका। और मैं सोचता हूं कि छोटी मोटी बातें तो देखो, परिवार में
बर्तन भी खड़बड़ा जाते हैं एक हवा के झोंके से। तो हम सब संभाल लेंगे हमारा परिवार। एक ही नगर पालिका अध्यक्ष है, बाहर से लाकर लाने की व्यवस्था पूरी इस तरीके के सवाल आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, समाज के लोग कर रहे हैं, सागवाड़ा शहर में माहौल। एक बात बताऊं साहब, हम विस्तार तो करेंगे ना, कि हम अपना छोटा सा ये कुनबा बना करके बैठेंगे, हम इसको और विस्तार करेंगे ना, और विस्तार करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत जरूरत है। आपके यहाँ पर विघटनकारी शक्तियां ज्यादा है, इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए हमको बहुत बड़ी शक्ति तैयार करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, राजस्थान विधानसभा में लगातार विरोध हो रहा है सीसीटीवी कैमरे लगाए उसको लेकर, और यहाँ तक कि स्पीकर पर भी आरोप लगे। देखिए, मैं एक बात आपसे बताऊं, स्पीकर मुखिया होता है विधानसभा का, जो पक्ष और विपक्ष का संरक्षक होता है। दोनों के लिए समान दृष्टि होती है स्पीकर की, इसलिए स्पीकर पर कोई आरोप लगाए ठीक बात नहीं है। और कोई कहे कि व्यक्तिगत चरित्र या व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जब कोई विधायक बनता है तो विधायक बनने पर उसकी जन्म पत्री सबके सामने आ जाती है, और विधायक जब विधानसभा में प्रवेश करता है तो उसका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता, वो एक सार्वजनिक होता है। तो वहां पर क्या कर रहा है, और वो तो ध्यान रखने में कहाँ दिक्कत है। दूसरी बात है, जब से विधानसभा बनी है तब से है। अब अशोक गहलोत जी को क्यों नहीं पता, वो 3 बार के मुख्यमंत्री है, उनको क्यों नहीं पता कि जब से विधानसभा बनी है तब से लगे हैं, और पहले मुख्यमंत्री भी वही बने थे, ये नहीं विधानसभा बनने के बाद, इसलिए उनको ये ध्यान होना चाहिए। स्पीकर के पास ये आरोप है, पावर्स है, वो आज की बात नहीं है, हिंदुस्तान की व्यवस्था है, पावर्स है। सरकार कोई अभियान चलाना चाहिए तो करना चाहिए, तो इस तरीके का मैंने आपसे निवेदन किया कि स्वदेशी स्वदेशी वस्तुएं, हाँ, इसकी लिस्ट भी सब लोगों को पता है, नहीं होगी तो हम पता भी दे देंगे। दुकानदार भी अपने दुकान के बाहर लिखेगा, गर्व से कहो हमारे यहाँ स्वदेशी माल मिलता है। तो स्वदेशी वस्तुएं बहुत है, हर चीज है। आज मोबाइल भी स्वदेशी हो गया, कारें भी सब प्रकार की स्वदेशी हो गई, हर चीज स्वदेशी है। तो अभियान तो चला ही रहे हैं स्वदेशी का, वो जागृति अभियान। और मैं, आप चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, और उसके बाद में चौथा स्तंभ आपका है। तो मैं आपका भी आह्वान करना चाहूंगा कि स्वदेशी को जागृत करो, स्वदेशी अपनाएं लोग, ये जागरण अभियान में आप भी मदद करो। वैक्सीन तैयार करके दुनिया के कई देशों को दी ताकि वो जीवन जी सके, हमने हमारे देश के नागरिकों को भी दी। पीपीई किट सर्वाधिक निर्यात हिंदुस्तान से हुआ। जो पीपीई किट होता है ना, सुरक्षा कवच जिसको कह सकते हैं, कि जिसमें कोविड का असर नहीं फैले, तो वो व्यवस्था भी हमारे हिंदुस्तान ने दी। तो हमारा हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है, हम आत्मनिर्भर हैं। हमारी प्रतिभाओं का उपयोग हम अपने यहाँ करेंगे, हमारे वैज्ञानिकों का उपयोग हम अपने यहाँ करेंगे, हमारे जो दवाएं बना सकते हैं उनका उपयोग हम अपने यहाँ करेंगे, और सस्ती से सस्ती दवा दुनिया में हम दे सकेंगे, सस्ते से सस्ता माल तैयार करके हम दुनिया में दे सकेंगे, छा जाएंगे दुनिया में। और हिंदुस्तान 2047 में विकसित भारत बनेगा, उस दिशा में कदम से कदम बढ़ाते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे वित्त मंत्री जी और पूरी कैबिनेट उनके नेतृत्व में, भजन लाल जी शर्मा, उसके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी डबल इंजन की सरकार को साथ में लेकर के कदम से कदम मिलाकर इस राष्ट्र के और इस राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुदृढ़, सक्षम, मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे। भजन लाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी तय किया कि गरीबी मिटाना है। पहले की सरकारें नारे लगाती रही, कितने भ्रष्टाचार हुए मैं ये नहीं बताना चाहूंगा, संख्या गिनाना चाहूं तो कई घंटों लग जाएंगे, मैं गिना सकता हूं आपके सामने। लेकिन भजन लाल जी ने यह तय किया कि 45,000 गांव है राजस्थान के अंदर, पहले चरण में 5,000 गांव को चुना और उसमें से गरीब को प्रोत्साहित करने का काम किया। जो उद्योग लगाना चाहता है, कुटीर उद्योग, कोई निवार बनाए, कोई वेल्डिंग से पलंग, लोहे के पलंग बनाए, कोई कपड़ा बुने, कोई कताई का काम करे, कोई कुछ भी करे, कोई प्रोत्साहित करे, उसको कर्जा दे करके उसको मजबूत करना ताकि गरीबी रेखा से वो बाहर निकल सके, मजबूत हो सके। इस दिशा में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इसीलिए मोदी जी को चिरायु होने की शुभकामनाएं ये देश का नागरिक दे रहा है। मैं यही निवेदन आप सबके सामने करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बताऊं, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होती है, वोट चोरी की थी कांग्रेस ने। स्वयं सोनिया गांधी जी
1980 में हिंदुस्तान में मतदाता बन गई, जबकि हिंदुस्तान की नागरिकता 1983 में ली। तो वोट चोरी किसने की? जो हिंदुस्तान का नागरिक ही नहीं और हिंदुस्तान में वोटर बन जाए, ये सबसे बड़ी चोरी सोनिया गांधी ने की। और उससे पहले यदि आप चाहें तो अंबेडकर जी को किसने हराया और किस तरीके से हराया, किस प्रकार से वोटों को काटा गया, दूसरे इलाके में डाल दिया गया, अंबेडकर जी को हराया। कई ऐसे जो दृष्टांत है जो अभी हमारे अनुराग ठाकुर ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस प्रकार से कहां के वोटर्स को कहां जोड़ दिया। देखिए, मतदाता सूची का पुनरीक्षण हर बार होता है, ये बुद्धिजीवी नागरिक सब जानते हैं इस बात को कि प्रतिवर्ष जो बच्चा 18 वर्ष का नौजवान हो गया उसका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है, जो इस दुनिया से चला गया उसका नाम कटना है। तो SIR तो होगा, हर वर्ष होता है, कोई नई बात है नहीं। अब उनको भय क्या है कि उन्होंने बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या के नाम जोड़ दिए वहां पर, और वो नाम जब कट रहे हैं तो उनको दर्द हो रहा है। अरे भाई, हिंदुस्तान में कौन शासन करेगा? इसका निर्णय तो हिंदुस्तान का नागरिक करेगा ना। कोई बांग्लादेशी करेगा क्या? कोई रोहिंग्या करेगा क्या? ये तो हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम पर शासन कौन करे, हमारा इस देश का नागरिक करे। तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कोई नई बात नहीं है। इसको वो वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन जनता समझने लग गई है कि चोरी कर कौन रहा है, लाभ कौन ले रहा है। ये तुष्टीकरण ठीक बात नहीं है। इस देश का नागरिक जो भी हो, मैं किसी भी धर्म की बात नहीं करता, किसी संस्कार की बात नहीं करता, मैं सीधी सी बात करता हूं, इस देश के प्रति मर मिटने वाला, कण कण के प्रति आत्मीयता का भाव रखने वाला नागरिक ही निर्णय करेगा कि इस देश का शासन कौन करे। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले परेशान थी, मैंने बताया आपसे, शुरू से निवेदन किया कि 36 प्रकार के टैक्स थे। 1 मिनट, 36 प्रकार के टैक्स लगते थे जिससे आम नागरिक परेशान था, व्यापारी परेशान था। उन सबको मिटा करके एक GST किया। एक GST करके अब जब लोग उसमें जुड़ने लगे, पैसा आने लगा, तब जाकर के राहत दोगे। जेब में पैसा है ही नहीं, बांटूंगा कैसे? जेब में पैसा आएगा तब बांटूंगा ना। तो वही किया, आने लगी, सरकारी खजाने में धन आने लगा, तब जाकर के देना का काम शुरू करेंगे। जब है ही नहीं, फक्कड़ हूं, पहले जेब से और मैं देने की घोषणाएं करूं, क्या होगा उससे? जब आमदनी बढ़ेगी तो देंगे ना। इसलिए आप कह रहे हैं कि जब 2014 में ही क्यों नहीं कर दिया? अरे 14 में तो हम कंगाल थे, उस समय की हालत क्या थी? खजाना खाली पे ढोल पीटते रहते थे। इसलिए हम उसके बाद में सक्षम बने, समृद्ध बने। ये सारी प्लानिंग से होता है, योजना से होता है, मैनेजमेंट से होता है। वो मैनेजमेंट नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। वो सामान्य परिवार से निकल करके आया व्यक्ति आम नागरिक का दर्द समझता है। वो समझता है कि किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जा सकता है। ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व है, उसकी शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। कांग्रेस का वोट बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कल जन्म दिवस था और उस पर मैं सभी हमारे आम नागरिकों का भी और मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी शुभकामनाएं दी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिरायु हों, स्वस्थ रहें और देश को समृद्ध करते रहें। ये हमारे कई माननीय महात्माओं ने भी कल मंदिरों में प्रार्थना भी की हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के चिरायु होने की उन्होंने कामना की। इसके लिए उन महात्माओं का, साधु संतों का भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में इस देश को कैसा नेतृत्व चाहिए वो सक्षम रहे और नेतृत्व देता रहे। वैसे आम नागरिक भी इस बात से जानकार है कि 2014 से पहले के भारत को उन्होंने देखा है, प्रत्यक्ष देखा है, और 2014 के बाद के भारत को भी वो देख रहे हैं। कितना परिवर्तन आया ये सब वो महसूस भी कर रहे हैं। ये शुभकामनाएं इसीलिए भी है कि 2014 से पहले भारत के प्रधानमंत्री कहीं किसी देश में जाते थे तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई सम्मान की स्थिति विशेष रूप से नहीं थी। और यही नहीं, पहले कई प्रकार के और आरोप प्रत्यारोप ये लगते रहते थे कि क्या हो रहा है, देश में घोटाले हो रहे हैं, ये सब चर्चाएं सुनने को मिलती थी। और 2014 के बाद ऐसी कोई स्थिति नहीं है।
ये जनता महसूस कर रही है। जनता ये भी महसूस कर रही है कि आज ये परिस्थिति में परिवर्तन आया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो वहां मोदी मोदी के नारे वहां की जनता लगाती है। यही नहीं, वहां के राष्ट्राध्यक्ष वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के चरण स्पर्श करने को भी लालायित रहते हैं। यहाँ तक कि कई लोग ऑटोग्राफ भी मांगते हैं। यानी भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ा है, ये आम जनता ने महसूस किया। मैं आपके सामने जनता की बात रख रहा हूँ, अभी हमारी बात मैं बाद में रखूंगा। अभी जनता ये महसूस कर रही है कि इतना परिवर्तन आया है। पहले हमारे देश के पड़ोसी जो राष्ट्र थे वो भी हमें आंख दिखाया करते थे, और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो परिवर्तन ला करके दिया कि किसी ने हमारी और कुदृष्टि से और देखने की हिम्मत करी तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करके उस आतंकवादी केंद्रों को नेस्तनाबूद भी कर देंगे, और वो करके भी दिखा दिया। यही नहीं, हमारे कश्मीर में जो हमारे सैनिक थे उन सैनिकों का पहले बहुत अपमानजनक जीवन था। वो सैनिक खुद अपने मुंह से कहा करते थे कि हम लोग 4-5 सैनिक भी कहीं से जाते हैं तो कश्मीर की लड़कियां हमको हमारी ओर देख करके थूक देती है, और हमें बड़ा गुस्सा भी आता था, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। हम सैनिक रक्षा, उन्हीं की रक्षा के लिए वहां तैनात थे, लेकिन हम पर पत्थर फेंका करते थे। अब हमारा सैनिक भी स्वाभिमान से कहता है कि हमारे नेतृत्व ने हमको इतनी छूट दे दी है कि कोई भी और बुरी नजर से देखता है या हमें किसी प्रकार को परेशान करने की कोशिश करता है तो हम सबक सिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। परिवर्तन आया है, हमारे सैनिक के मन में भी इस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिला है कि अब उन्होंने पत्थरबाज को भी जब जीप के आगे बिठाना शुरू किया तो पत्थरबाज ने पत्थर नहीं फेंका, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हीं का पत्थरबाज मार खाएगा, तो वो फिर पत्थर फेंकना बंद कर दिया। परिवर्तन इतना आया है कि जो पत्थर फेंका करते थे उनको कलम पकड़ा दी है, और अब वो पढ़ने के लिए उतावले हो रहे हैं, शिक्षा के प्रति वो आकर्षित हुए हैं, सारे पत्थरबाज गायब हो गए। ये परिवर्तन आया है। तो देश की आंतरिक स्थिति भी मजबूत बनी, बाह्य सुरक्षा भी सुदृढ़ हुई। पहले हम शस्त्र बाहर से खरीदा करते थे, अब ब्रह्मोस जैसे शस्त्र हमारे अपने यहाँ निर्माण होने लग गए कि जिसको लेने के लिए दुनिया के कई देश एडवांस में पेमेंट जमा कराते हैं कि अब हमें ब्रह्मोस चाहिए, एडवांस में पेमेंट हम दे रहे हैं। जब अगली बार आपकी खेप आए, निर्माण हो जाए, उत्पादन हो जाए तो हमको ब्रह्मोस चाहिए। यानी हम किसी से कम नहीं है। हमारा देश आत्मनिर्भर बनने लगा है। ये परिवर्तन अब देखने को मिला है, हमारी जनता ये महसूस कर रही है। इसलिए जनता ने प्रार्थना करना शुरू किया, मंदिरों में प्रार्थना की, और हम सब कार्यकर्ताओं ने भी उनके लिए शुभकामनाएं दी, आम नागरिक भी शुभकामनाएं दे रहा है। ये हम सब जानते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उससे पहले महंगाई की दर 9.8 थी, और आज घट करके 2.1 हो गई। और जब ये जीएसटी रिफॉर्म्स आएगा, जिसके बारे में मैं अभी आपके सामने चर्चा करूंगा, तो जब जीएसटी रिफॉर्म्स आएगा तो हमारी महंगाई दर 1% आ जाएगी। दुनिया में महंगाई दर बढ़ रही है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में महंगाई दर घट रही है। हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, दुनिया के लोग परेशान हैं लेकिन हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है। इस समय हमें मालूम है कि पड़ोसी और देश की क्या स्थिति है, वहां पर अराजकता की स्थिति कितनी पैदा हो चुकी है, ये हम सब जानते हैं। और हमारे यहाँ अमन चैन शांतिपूर्वक जीवन जीने का एक अवसर प्रदान किया, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रणनीति का हिस्सा है। उनकी योग्यता, कार्यकुशलता, मैनेजमेंट, ये इसी कारण से देश समृद्ध हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के आम नागरिक को किस प्रकार से समृद्ध करना है, इसके लिए योजनाएं बना रहे हैं। अब जहां तक जीएसटी की बात मैं करूं आपसे, पहले 36 प्रकार के टैक्स लगा करते थे, व्यक्ति परेशान हो जाता था, व्यापारी परेशान हो जाता था कि कहाँ मैं एंट्री करूं, कहाँ मैं, और एंट्री नहीं कर पाया, उसका रिटर्न नहीं दे पाया तो अपराधी साबित हो जाऊंगा और पेनल्टी लग जाएगी। तो उन सब का समाधान करने के लिए उन्होंने एक जीएसटी लगा दिया। पहले जब जीएसटी नहीं था तो कोई भी इंस्पेक्टर किसी दुकान में आ जाता था तो दुकानदार उसका इतना स्वागत करता था जैसे कोई विधायक सांसद का नहीं करता, कोई मुख्यमंत्री का नहीं करता, उससे अधिक उसे एक सेल टैक्स के इंस्पेक्टर का स्वागत करता था। और बाकी सारे मार्केट के दुकानदार शटर बंद करके घर चले जाया करते थे, क्योंकि वो आतंक का था कि इंस्पेक्टर आ गया, इंस्पेक्टर आ गया।
पर जीएसटी आने के बाद किसी ने कोई चिंता नहीं की, कोई परवाह नहीं, सीधा इनपुट भी मिलता है और जीएसटी का एक एंट्री होती है और सारा टैक्स बिठा करके एक टैक्स कर दिया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, ये उन्होंने करके दिखाया। यही नहीं, उन्होंने फिर देखा कि कई लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, यानी टैक्स देना चाहते हैं लोग। जब उस दिशा में संख्या बढ़ने लगी, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लोगों के बढ़ने लगे, पहले की तुलना में 2.5 गुना जीएसटी की रजिस्ट्रेशन हो गया, 2.5 गुना, यानी लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो सरकार को रेवेन्यू भी मिल रही है, सरकार को आय भी मिल रही है और कहीं चोरी चकारी की जरूरत नहीं। और सरकार को अपने खजाने में जब धन की आवक शुरू हुई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि इसका फायदा भी मैं आम नागरिक को दूं, आम नागरिक को इसका लाभ कैसे मिल सकता है, इसकी चिंता करूं। ये आप सब जानते हैं कि अभी जो अमेरिका ने कुछ नाटक किए थे हम सबके सामने कि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया, और ये टैरिफ का आप सबको पता है कि टैरिफ का मतलब है इंपोर्ट ड्यूटी। टैरिफ का बोझ किस पर पड़ेगा? अमेरिका के नागरिक पर पड़ने वाला है। वो 50% टैरिफ लगाएगा तो वो 1.5 गुना उसकी कीमत हो जाएगी। तो उसका कहने का मतलब, उसकी सोच यह है कि अब हमारे यहाँ से वो माल वहां का नागरिक नहीं खरीदेगा। लेकिन ये सर्वविदित है, पूरा दुनिया जानती है कि जितना सस्ता माल हिंदुस्तान दे रहा है, दुनिया का कोई देश उतना सस्ता माल दे नहीं रहा है। हम एक गोली 10 रुपए की दे रहे हैं, जो अब अमेरिका के नागरिक को 15 रुपए में मिलेगी, लेकिन 15 रुपए में भी दुनिया का कोई दूसरा देश दे नहीं सकता, देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मजबूरन हमारा ही माल उनको खरीदना पड़ेगा, और ये हमने करके दिखा दिया। हमने यहाँ पर हमारे उद्योगपतियों में भी इस प्रकार का आह्वान किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को कहा कि आप भी ऐसा उत्पादन तैयार करो जो हिंदुस्तान के अंदर उसका उपयोग किया जा सके, मार्केट में उसका उपयोग हो सके। दुनिया में हम निर्यात भी करेंगे, ऐसी वस्तु का निर्यात करेंगे कि दुनिया की दूसरा कोई भी देश उतनी सस्ती कीमत पर दे नहीं सके। तो हमारा उद्यम भी इसके लिए तैयार हो गया, तो उसका बोझ हम पर पड़ेगा नहीं। हमने मार्केट ढूंढ लिया, नरेंद्र मोदी जी ने विकल्प तैयार कर दिया। चाइना में चले गए, जापान में चले गए, जर्मनी में चले गए, फ्रांस में चले गए, इटली में चले गए, सब जगह जाकर के मार्केट तैयार कर दिया और हमारा उद्यमी अपना निर्यात करने की स्थिति में तैयार खड़ा है। हमारा उद्यमी सक्षम है, संभालेगा, और उस टैरिफ का हमारे हिंदुस्तान पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आपने देख लिया, आप सब जागरूक और अपने पत्रकार महानुभाव हैं, आप सब जानते हैं कि उसकी भाषा में परिवर्तन कितना आ गया। जो कभी ताव देकर के बोला करता था, विनम्रता उसमें भी आ गई, आएगी कुछ दिन बाद में, और लाइन पर भी आ जाएंगे दूसरे देश भी। कोई हमको और पराश्रय करने की कोई कोशिश करेगा तो वो फेल होगा। हम सक्षम हैं, निश्चित रूप से सक्षम होते जाएंगे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा कि जब जीएसटी में लोग रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं, आय भी आ रही है, अब एक उन्होंने और छूट दी। आप कल्पना करो, इनकम टैक्स के अंदर पहले 2 लाख 2.5 लाख तक का इनकम टैक्स आय होने पर टैक्स फ्री होता था, फिर 5 लाख किया। उसके बाद लोग सोचते थे, हम सब बैठे बैठे, और आप लोग भी सभी यही सोचते थे कि 7.5 लाख कर देंगे इस बार। कोई बहुत ज्यादा सोचने वाला सोचता था कि 10 कर दे तो बहुत आनंद आ जाएगा, लेकिन 12 लाख 75 हजार तक की इनकम पर उन्होंने 0 टैक्स कर दिया। यानी ये बहुत बड़ा एक आम नागरिक को किस प्रकार से राहत देने का काम किया, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। और जीएसटी रिफॉर्म्स किया, ये तो बहुत एक विलक्षण ही मामला था कि जीएसटी में जो परिवर्तन ला करके दिया है, यानी आम उपभोक्ताओं को दैनिक दिनचर्या में जो वस्तुएं चाहिए, टूथपेस्ट से लेकर, सवेरे उठते ही वो टूथपेस्ट काम में लेता है, टूथपेस्ट से लेकर कॉस्मेटिक्स आइटम्स को लेकर के वो जीएसटी 0% कर दी, 0 से 5% कर दी। जो अब 12 और 18 थी उसको 0 यानी 0 से 5% तक कर दी। खाद्य सामग्री चाहिए, नाश्ता करना, कोई भी सामग्री जो रसोई के अंदर उपयोग में आती है, उन सब वस्तुओं पर
टैक्स फ्री कर दिया। जीवन रक्षक दवाएं, उनको भी टैक्स फ्री कर दिया। कैंसर तक की दवाएं, उनको भी टैक्स फ्री कर दिया। यानी कुछ दवाओं पर 5% टैक्स किया, कुछ दवाओं पर 0% टैक्स कर दिया। आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी। यही नहीं, कोई साइकिल खरीदे, मोटरसाइकिल खरीदे, कार खरीदे, टीवी खरीदे, फ्रीज खरीदे, इन सब पर भी जो कभी 28 या 18% था, उसको घटा करके 5% तक ला करके और जनता को राहत देने का काम किया। यानी दैनिक उपयोग में आने वाली प्रत्येक चीज, यानी आप जूते खरीदते हैं उसको भी, और 2500 रुपये तक के जूते पर उन्होंने मुक्त कर दिया। किसी पर 5% किया, बढ़ाया किस पर? लग्जरी आइटम्स पर बढ़ाया। और भाई तंबाकू पर, तंबाकू क्यों लेना चाहिए, दारू क्यों पीना चाहिए, तो उन पर टैक्स 40% किया। तो ठीक है ना, ये तो जनता इसका स्वागत कर रही है कि ये तो ठीक किया। वो जो विलासिता के जो आइटम्स हैं उन पर बढ़ाने का काम किया, लेकिन आम मध्यम वर्ग का नागरिक जो उपयोग में लेता है उन सब वस्तुओं पर 0 से 5% टैक्स कर दिया। यही नहीं, किसान के उपकरण में, किसान के लिए उपयोगी उपकरण, चाहे फावड़ा हो, गैती हो या हल हो या और इसके लिए कोई भी सामग्री उपयोग में आती है, उसको भी मुक्त कर दिया। किसी पर 5% कर दिया। यानी जो कभी ज्यादा था उसको भी घटा करके राहत देने का काम किया। यही नहीं, MSME को बढ़ाने के लिए जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स है, जो कुटीर उद्योग है, उन कुटीर उद्योगों पर भी उन्होंने कई वहां पर तो मुक्त कर दिया। कई ऐसे आइटम है जिनके 5% कर दिया। यानी उन कुटीर उद्योग भी बढ़ना चाहिए, पनपना चाहिए। इस दिशा में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया कि कुटीर उद्योग पनपेंगे तो वो रोजगार देंगे लोगों को, अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। और हम अब कच्चा माल निर्यात करने वाले नहीं है। हमारे यहाँ पहले देखिए कि चाहे लाइम हो, डोलोमाइट हो, कैल्साइड हो, वेलेस्टोनाइट हो और कोई भी फ्लोराइड हो, ये सब हम पहले निर्यात किया करते थे। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, हम यहाँ पर अपने कुटीर उद्योग स्थापित करेंगे और यहाँ पर उसका उत्पादन जो तैयार होगा उसको हम निर्यात करेंगे। अभी देखिए कि यहाँ तक कई ऐसे ग्लास इंडस्ट्रीज लग गई है हमारे यहाँ, लोकल उत्पादन ये बढ़ने लग गया, यहाँ पर स्थानीय उत्पाद बढ़ने लग गया जो हमारे यहाँ पर नागरिक उपयोग में लेता है। उद्यमियों को कहा कि आप विकल्प दो। पहले मोबाइल हम बाहर से खरीदा करते थे, अब हम अपना मोबाइल तैयार कर रहे हैं। पहले कई वस्तुएं ऐसी थी जो बाहर से ही लाया करते थे, खिलौने चाइना के लाया करते थे, अब खिलौने हमारे यहाँ पर और निर्माण करने शुरू हो गए। चीन कोई भी फॉर्मूला तैयार करता है और वस्तु तैयार करता है, उससे पहले हमारा दिल्ली का जो व्यापारी है वो मार्केट में माल फेंक देता है। यानी इतनी तेज गति से हमारे यहाँ का कुटीर उद्योग पनपने लगा है, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और टैक्स रिफॉर्म किया, GST रिफॉर्म किया और उसका फायदा आम नागरिक को मिलेगा। महंगाई दर अब घट करके 1% पर आ जाएगी, महंगाई घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यह भी आह्वान किया कि वोकल फॉर लोकल। देखिए, यदि हम अपने यहाँ पर उत्पाद करेंगे, उत्पाद का मतलब उत्पादन करेंगे, हमारे जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं का खुद अपने यहाँ पर कुटीर उद्योग में निर्माण करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, तो आत्मनिर्भर भारत बने। इस दिशा में उन्होंने आह्वान किया कि हमें कोई देश डरा नहीं सके, कभी भी हम पराश्रय नहीं रहें, किसी देश पर निर्भर नहीं करें, हम अपने पैरों पर खड़े हो। इसीलिए नेक्स्ट GST यानी नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आने वाली पीढ़ी स्वाभिमान से जीवन जिए, हमारा युवा, हमारा बच्चा कल निर्भर नहीं करे किसी और पर, अपने पैरों पर खड़ा हो, खुद सक्षम बने, खुद मजबूत बने। इसके लिए GST रिफॉर्म्स किया है, इसके लिए कुटीर उद्योगों को पनपाने का निर्णय किया है। पहले हमारी प्रतिभाएं बाहर जाया करती थी, पहले हमने एक डॉक्टर को तैयार किया, तो एक डॉक्टर को तैयार करने में परिवार का जितना खर्चा होता है उससे कई गुना सरकार का खर्चा होता है। एक इंजीनियर को तैयार करने में उस परिवार का जितना खर्चा होता है उससे कई गुना सरकार का, क्योंकि सरकार कॉलेज बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, प्रोफेसर्स लगाती है,
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स ये सब लगाती है। वैज्ञानिक तैयार करने में बहुत पैसा लगता है। पहले हमारा वैज्ञानिक जाकर के और दूसरे देशों में जाकर के अपनी प्रतिभा दिया करता था। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, हमारी प्रतिभा का उपयोग हम हमारे हिंदुस्तान में करेंगे, वो सब सुविधाएं हम यहाँ पर उसको देंगे ताकि वो अपनी प्रतिभा का लाभ इस देश को दे सके। पहले जो कई भी ये बाहर से जो अंतरिक्ष में भी यान भेजा करते थे, तो हमारे वैज्ञानिक, कई बहनें आपने देखी होगी, कोई पंजाब की, कोई कहीं, मैं नाम नहीं लूं सबका, लेकिन उन्होंने वहां प्रतिभा दिखाई। अब तो आपको पता है कि चंद्रमा पर हिंदुस्तान का तिरंगा फहराने वाले भी हिंदुस्तानी थे। तो ये इतना हम उस दिशा में भी आगे हैं, किसी में कम नहीं है। अब हिंदुस्तान कमजोर नहीं है, हिंदुस्तान मजबूत हो गया, हिंदुस्तान सक्षम है, आत्मनिर्भर है। हम अपनी प्रतिभाओं का उपयोग भी हम हिंदुस्तान में करेंगे। और आपने देखा होगा जब कोविड आया, और कोविड आया तो दुनिया ने हाथ खड़े कर दिए, दुनिया मर रही थी, बचने का कोई गुंजाइश नहीं थी।